Hello students, today we will continue the topic of BSc part 2nd thermodynamics, and in this series we will study effect of temperature on enthalpy or heat of the reaction, किरचॉफ इक्वेशन, एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव। हम जानते हैं कि प्रत्येक भौतिक या रासायनिक प्रक्रमों में डेल्टा एच और डेल्टा ई जो होते हैं वो टेम्परेचर के फंक्शन होते हैं और इनके मान टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार डेल्टा ई और डेल्टा एच पर ताप के प्रभाव की गणना की जा सकती है। इसके लिए हम एक इक्वेशन ले रहे हैं जैसा कि दिखाया गया है, A गिव्स B। यह एक इमेजिनरी इक्वेशन है जिसमें कि A एक से अधिक रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और B एक से अधिक प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। और HA और HB इनकी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंथैल्पी है और डेल्टा H एंथैल्पी डिफरेंस है। तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू HB माइनस HA। अगर हम दाब को स्थिर रख रहे हैं तो ताप के संबंध में इन उपरोक्त इक्वेशन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने पर हमें इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त होती है, डेल बाय डेल टी ऑफ डेल्टा H एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल टी HB माइनस डेल HA बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और हमें पता है राइट हैंड साइड की जो दोनों टर्म्स हैं वो CP को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल बाय डेल टी ऑफ डेल्टा H इज इक्वल्स टू CP ऑफ B माइनस CP ऑफ A, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा CP। यह किरचॉफ इक्वेशन कहलाती है। और यदि कोई भी जो इक्वेशन है इसको डेल्टा H के स्थान पर अगर हम इसको डेल्टा E रखेंगे तो CP के स्थान पे हमें CV का उपयोग करना पड़ेगा। तो दूसरी किरचॉफ इक्वेशन हमें इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त होगी, 3 की ही तरह है, डेल बाय डेल टी ऑफ डेल्टा E एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा CP। और इन दोनों इक्वेशंस का जो इक्वेशन नंबर 3 है उस इक्वेशन का अगर हम समाकलन करते हैं, जो उपरोक्त दोनों इक्वेशंस हैं इक्वेशन नंबर 3 और 4, इनका अगर हम समाकलन करते हैं डेल्टा H1 और डेल्टा H2 को लिमिट लेते हुए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में T1 और T2 को लिमिट लेते हुए, तो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल्स टू डेल्टा CP T2 माइनस T1, या फिर H2 की वैल्यू हमें प्राप्त होगी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा CP T2 माइनस T1। इसी तरह से अगर हम सेकेंड इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी डेल्टा E2 इज इक्वल्स टू डेल्टा E1 प्लस डेल्टा CV T2 माइनस T1। अब हम किरचॉफ इक्वेशंस जो 2 इक्वेशंस पढ़ी हैं उसके बाद हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस, विभिन्न प्रकार के एंथैल्पी परिवर्तन। तो अभिक्रिया के जो लाक्षणिक गुण हैं उनके आधार पर हम अभिक्रिया एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा को अलग अलग रूपों में जानते हैं, जैसे संभवन एंथैल्पी जिसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, दूसरा दहन एंथैल्पी जिसको कहते हैं हम हीट ऑफ कंबस्चन, तीसरा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण की एंथैल्पी। इनके अतिरिक्त कुछ अलग एंथैल्पी या ऊष्माएँ होती हैं, जैसे वाष्पीकरण की ऊष्मा, जलयोजन ऊष्मा, तनुकरण ऊष्मा, संक्रमण ऊष्मा, आयनन ऊष्मा, ये सब होती हैं। तो हम 1 बाय 1 इन सभी तरह की एंथैल्पी चेंजेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको हम हिंदी में कहते हैं संभवन एंथैल्पी या संभवन ऊष्मा। संभवन ऊष्मा को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि जब एक मोल पदार्थ को उसके अवयवी तत्वों की सहायता से बनने में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है या जो पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन होता है उसे हम पदार्थ की संभवन ऊष्मा या संभवन एंथैल्पी कहते हैं, और उसे डेल्टा FH लिखते हैं। F मतलब फॉर्मेशन। और यदि अभिकारक और उत्पाद 298 केल्विन पर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एक वायुमंडल पर ले रहे हैं, मतलब 1 एटमॉस्फेयर पर ले रहे हैं, तो चेंज इन एंथैल्पी को अपन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या संभवन एंथैल्पी या मानक संभवन ऊष्मा कह सकते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा FH और उसके ऊपर नॉट लगा करके। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन दे रखी है जो हम बना रहे हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब हम यहाँ पे बना रहे हैं मीथेन, और मीथेन को उसके अवयवी तत्वों से बनाएंगे। मीथेन में क्या होता है CH4, इसके अवयवी तत्व कौन से हो गए, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन के लिए हम ग्रेफाइट कार्बन ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, इन दोनों से CH4 बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और डेल्टा FH नॉट मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडल दाब पर जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो हमें प्राप्त हो रही है 74.18 किलो जूल पर मोल, अर्थात 1 मोल
मोल गैसीय मीथेन को कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा बनने में 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो एंथैल्पी चेंज होता है वो 74.18 किलो जूल होगा। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में हम फॉर्मेशन कर रहे हैं HI का, तो उसके अवयवी तत्व कौन से हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन, दोनों को गैशियस फॉर्म में लेंगे और इसमें जो डेल्टा F फॉर H नॉट का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो होगी 25.94 किलो जूल। तो इस तरह से हम संभवन की ऊष्मा या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे दहन की ऊष्मा क्या होती है या हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन या हीट ऑफ कंबस्शन क्या होती है। दहन की ऊष्मा मतलब किसी पदार्थ के एक मोल को पूर्णतया ऑक्सीकृत करने में हुए ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है या एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसे पदार्थ की दहन ऊष्मा कहते हैं। और यदि अभिकारक 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एक वायुमंडल दाब पर जो ये रिएक्शन हो रही है तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा CH0 से। और इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बेंजीन का C6H6 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसका दहन कर रहे हैं। तो उस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके 6 और 3 मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहे हैं और इसमें जो डेल्टा H की वैल्यू प्राप्त हो रही है वो है -780 किलो कैलोरी। तो इस समीकरण का अर्थ है कि एक मोल द्रव बेंजीन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब पर पूर्णतः ऑक्सीकृत होने में 780 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है और ये इसकी मानक दहन ऊष्मा कहलाती है। और इसमें अगर हम उसके बाद इसका जो अध्ययन है दहन ऊष्मा का, ये हम बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा हम निकाल सकते हैं। दहन ऊष्मा का जो प्रायोगिक निर्धारण है वो हम बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे इसमें चित्र में दिखाया गया है बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसमें एक आंतरिक कक्ष होता है, बी होता है इसमें जो कि मजबूत स्टेनलेस स्टील का बना होता है। कक्ष को बंद करने के लिए एक वायुरोधी पिस्टन एस लगा हुआ होता है और इसमें आप जो है ऑक्सीजन भरने के लिए पार्श्व नलिका ए को बंद करता है। एक प्लेटिनम का कप होता है इसमें एक प्लेटिनम का कप C होता है जो कि एक छड़ R के द्वारा लटका हुआ है। कप के ऊपर एक प्लेटिनम का तार लगा है जो कि छड़ G के द्वारा जुड़ा हुआ है। R और G को विद्युत परिपथ से जोड़ा जा सकता है। जिस पदार्थ की दहन ऊष्मा का निर्धारण करना होता है उसकी ज्ञात मात्रा को हम कप C में रख देते हैं। अब पार्श्व नलिका A के द्वारा बम में 20 से 25 वायुमंडलीय दाब पर ऑक्सीजन भर दी जाती है और पेच S को इसमें बंद कर दिया जाता है। इस पूरे बॉम्ब को एक अन्य कैलोरीमीटर D में रखते हैं और इसमें जिसमें कि जल की ज्ञात मात्रा भरी हुई होती है। और इस कैलोरीमीटर में एक विलोडक जैसे कि दिखाया गया है, एक विलोडक रखा गया है और एक थर्मामीटर T लगा होता है जो कि 1 डिग्री के संविभाग को पढ़ सकता है। कैलोरीमीटर को हम पूर्णतया ऊष्मारोधी बना देते हैं ताकि रुद्धोष्म स्थिति उत्पन्न हो सके और इसके प्रारंभिक ताप को नोट करते हैं। इसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित करके प्लेटिनम की तार को गर्म करते हैं। इस प्रकार कप में रखा हुआ जो पदार्थ होता है वो जलने लगता है। ऑक्सीजन की अधिकता के कारण पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और पूर्ण मुक्त हुई ऊष्मा से बॉम्ब कैलोरीमीटर का व जल का टेम्परेचर बढ़ता है और स्थिर होने पर इसका हम जो थर्मामीटर है उससे लास्ट टेम्परेचर नोट कर देते हैं। और किसी पदार्थ की जो दहन ऊष्मा अगर ज्ञात होती है तो सामान्यतः शुद्ध बेंजोइक एसिड को दहन करके बॉम्ब कैलोरीमीटर की भी ऊष्माधारिता को हम निर्धारित कर सकते हैं। और इन सबसे स्थिर आयतन पर दहन ऊष्मा की गणना हम इस इक्वेशन के द्वारा कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम इस इक्वेशन के द्वारा कि यदि बॉम्ब कैलोरीमीटर की ऊष्माधारिता C है और लिए गए पदार्थ का द्रव्यमान W है और अणुभार m है और T1 और T2 कैलोरीमीटर और जल के प्रारंभिक और अंतिम टेम्परेचर हैं, तो कैलोरीमीटर के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा हो जाएगी C T2 - T1 और जो कि एक ऊष्मा W ग्राम या W/m पदार्थ के द्वारा ली गई होती है। अतः एक मोल पदार्थ के लिए जो दहन में उत्पन्न ऊष्मा होती है वो इसमें दिखाई गई है इक्वेशन में C T2 - T1 m/W होगी।
डेल्टा ई जो है माइनस, इसको हम परिभाषा के अनुसार लिख सकते हैं माइनस डेल्टा ई इक्वल टू सी T2 माइनस T1 इंटू एम अपॉन डब्ल्यू। और यहाँ पर डेल्टा ई स्थिर आयतन पर दहन ऊष्मा है। और अगर हमें स्थिर दाब पर दहन ऊष्मा निकालनी है तो जो कल फॉर्मूला हमने पढ़ा था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी, उसके द्वारा हम स्थिर दाब पर जो ऊष्मा है दहन ऊष्मा का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी से इस इक्वेशन से हम स्थिर दाब पर दहन ऊष्मा को निर्धारण कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे उदासीनीकरण की जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है। अब उदासीनीकरण की एंथैल्पी या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जब 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार की तनु विलयनों की अगर परस्पर पूर्णतया न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया के फलस्वरूप पूर्ण ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है उसे हम डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और अम्ल के रूप में हम इक्वेशन में ले रहे हैं HCl एक्वस, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं। क्षार के रूप में हम ले रहे हैं NaOH एक्वस। और इसकी अभी उदासीनीकरण की अभिक्रिया से क्या प्राप्त हो रहा है, NaCl और वाटर मतलब लवण प्राप्त हो रहा है और जल प्राप्त हो रहा है। और डेल्टा एच नॉट 298 मतलब 1 वायुमंडलीय दाब पर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह जो ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है ये है -13.7 किलो कैलोरी। इसी तरह से अगर हम अन्य अम्ल और अन्य क्षार लेंगे तो भी जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है वो इसी के आसपास प्राप्त हो रही है, क्योंकि जो उदासीनीकरण की ऊष्मा है उसमें जो अम्ल के हाइड्रोजन आयन और क्षार के OH आयन परस्पर क्रिया करके वाटर बनाते हैं। तो इसलिए इसमें जो रिएक्शन कॉमन है, इसलिए इसमें जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, जो कि -13.7 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होती है। लेकिन जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए होती है। दुर्बल अम्ल ले रहे हैं या दुर्बल क्षार ले रहे हैं तो उसको आयनित होने में टाइम लगता है, इसलिए उसके आयनन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उसमें जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो इससे कम प्राप्त होती है। थैंक यू, आज के लिए इतना।